नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए मृदुला गर्ग जी की कहानी चकरघिनी। विनीता ने जीवन में अपनी भूमिकाएं तय कर रखी थी, आदर्श पत्नी और आदर्श माँ की। आदर्श का स्वरूप तय करने में उसे दिक्कत नहीं हुई थी। उसका तो एक ही मापदंड था, अपनी माँ जैसा ना होना। उसकी माँ डॉक्टर थी, लेडी डॉक्टर नहीं, लेडी डॉक्टर उसे तो इस शब्द से खास चिढ़ती, इतनी कि बरसों तक विनीता लेडी का अर्थ कोई भद्दी गाली समझती रही थी। स्कूल में मायने बतलाए जाने पर भी वह यही सोचती रही थी कि डॉक्टर के साथ जोड़े जाने पर मतलब बदल जाता होगा, जैसे हराम के साथ ज्यादा लगाने से साहब के साथ लगाने में हर्ज नहीं था। पापा उसे साहब जादे ही तो कहकर पुकारते थे। माँ माथे पर बल डालकर कहती जरूर थी, अरे वह लड़की और मुझे उसकी लड़की होने पर गर्व है। पर पापा बाज नहीं आते, हंस देते थे। पापा के लिए हंसना सांस लेने की तरह था। माँ उन्हें प्यार से विदूषक कहती थी। वैसे वे वे भी डॉक्टर थे, माँ की तरह हृदय रोग विशेषज्ञ नहीं, बच्चों के डॉक्टर। माँ उससे खुश थी। वे विनीता की देखभाल अच्छी तरह कर सकते थे। वे घर से ही अपना दवा खाना चलाते थे, इसलिए माँ को दिल्ली शहर के नामी पंत अस्पताल में चीफ की ड्यूटी निभाने जाते हुए यह नहीं सोचना पड़ता था कि विनीता को किसके जिम्मे छोड़े। वे आदर्श पत्नी और माँ क्यों नहीं थी, यह विनीता नहीं जानती थी। नहीं थी यह जरूर जानती थी सभी जो कहते थे। उसकी सहेलियां कि माँ दादी जिस छवि का वक्त बेवक्त बखान करती थी, वह उसकी माँ की नहीं थी। कभी खाना बना परोसकर इसरार करके पति पुत्री को खिलाया नहीं, कभी सवर कर इंतजार में शाम नहीं बिताई, कभी आने जाने वालों के सामने घर के लिए अपनी प्रतिभा होम करने का रोना नहीं रोया, कभी भूले से घर जल्दी लौट आती और पापा विनीता को लेकर घूमने निकले होते तो लौटने पर खा पीकर सोई हुई मिलती। पापा कहते, धीरे बोलो, शोर मत करो, माँ को सोने दो, आओ साहबजादे हम चुपचाप खाना निकालें और खाएं। गुपचुप जैसे चोरी करने घर में घुसे हों। बड़े होने तक विनीता यह भी जान गई थी कि आदर्श पत्नी माँ की जो छवि फिल्मों और किताबों में मिलती है, वह भी उसकी माँ की तस्वीर से भिन्न थी। उसने सुन रखा था कि माँ ने उसे ज्यादा दिन अपना दूध नहीं पिलाया था। पहले ही महीने में अस्पताल में एक बेढप केस आ निकला था और माँ उसे आया के हवाले कर पूरे 24 घंटों के लिए गायब हो गई थी। लौटने पर उन्होंने अपना दूध सुखा दिया था। वे अपने मरीजों का नुकसान नहीं कर सकती थी। वैसे नुकसान तो विनीता का भी नहीं हुआ था। वह अच्छी खासी तंदुरुस्त थी और बनी भी रही थी। उसने यह भी सुन रखा था कि उसकी आया उसका दूध चुराकर पी जाती थी। पकड़े जाने पर माँ ने उसे निकाल दिया और दूसरी आया के आने पर दूध बनाने की जिम्मेदारी पापा पर डाल दी थी। इससे भी उसका कोई नुकसान नहीं हुआ था। आखिर उसके पिता एक बाल विशेषज्ञ ही तो थे। वे विनीता को लेकर आश्वस्त थी कि बड़ी होकर वह भी उनकी तरह हृदय रोग विशेषज्ञ बनेगी। जब वह 8 बरस की होने को आई तो उन्हें यह चिंता सताने लगी थी कि दूसरा बच्चा ना होने पर पति के बाद क्लिनिक का क्या होगा। विनीता तो हार्ट स्पेशलिस्ट बन जाएगी तो तुम्हारे क्लिनिक का क्या होगा विदूषक, हमें एक बच्चा और पैदा करना चाहिए, वे जब तब कहती थी और वे हा हा करके हंस पड़ते थे। भाई मैं कर सकता तो जरूर करता, पर तुम नहीं। तुम्हारे मरीज हमेशा कूच की हड़बड़ी में रहते हैं। कहीं बीच डिलीवरी किसी का बुलावा आ गया तो बच्चा तो अधर में ही लटका रहेगा ना। हाँ हाँ, जैसे विनीता लटकी पड़ी है। 8 साल पहले दिल के दौरे कम पड़ते थे या तुम्हारा नाम सब दिल वालों तक पहुंचा नहीं था। अब मुश्किलें बढ़ गई हैं। पर तुम्हारा क्लिनिक, अरे उसकी फिक्र मत करो दोस्त, यहाँ इतने बच्चे इलाज के लिए आते हैं, इनमें से कई डॉक्टर बने, किसी एक को पकड़कर दवा खाना सौंप दूंगा, साहबजादे चाहे तो जरूर दिल के डॉक्टर बनेंगे। पर वह लड़की है और मुझे उसकी लड़की होने पर गर्व है ना दोस्त। और वे फिर यह कहकर हंस देते और कहते, हंसना सीखो दोस्त, हंसना। मेरे पास जितने दिल के मरीज आते हैं उनसे मैं कहता हूँ हंसना सीखो, हंसना। तुम्हारे पास दिल के मरीज आते हैं? हाँ हाँ, मेरे बच्चों के बाप में के सीने में भी तो दिल होता है, सब आपकी तरह नहीं होते दोस्त। माँ हंस पड़ती और उनके सीने से लग जाती।
कभी कभी विनीता को माँ के असफल पत्नी होने पर संदेह होता। वह सोचती, पापा तो जरा भी दुखी या असंतुष्ट नहीं दिखते, माँ उनसे लड़ती भी नहीं, फिर वे असफल पत्नी क्यों है? पर धीरे धीरे संदेह कमजोर पड़ता गया। बाहरी संसार में मेल जोल बढ़ाने के साथ उसे विश्वास हो गया कि उसकी माँ पत्नी आदर्श नहीं है। क्यों नहीं थी जानना जरूरी नहीं था, नहीं थी यही जानना काफी था। विनीता सोचती, वह बड़ी होकर डॉक्टर तो नहीं बनेगी। कभी कभी पापा से कह भी देती। पापा शांत भाव से कहते, अभी कुछ तय मत करो, बड़े हो जाओ, जो चाहो करना। मजाक के मूड में होते तो आंखें तरेर कर कहते, क्यों, मुझ में क्या खराबी या राक्षस दिखता हूँ? दोनों सूरतों में बात आगे बढ़ती नहीं। माँ और विनीता के बीच इस विषय पर कभी बात नहीं हुई। दोनों अपनी अपनी जगह संशयहीन थी। माँ जानती थी विनीता पढ़ाई लिखाई में होशियार है, मेडिकल में तो दाखिला मिल ही जाएगा, इसलिए बात क्यों करती? दाखिला लेने में उसे आपत्ति हो सकती है, यह ख्याल उनके जहन में आया तक नहीं। विनीता जानती थी माँ क्या सोच बैठी थी, पर चूंकि डॉक्टर और हार्ट स्पेशलिस्ट बनना ना बनना अपने 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 हाथ में था, उसने उनसे बात करने की जरूरत महसूस नहीं की थी। स्कूल की 12वीं कक्षा में आने तक संवाद टला रहा, फिर निर्णायक क्षण आ ही गया। एक दिन माँ ने मेडिकल की परीक्षा के फॉर्म वगैरह उसकी मेज पर रखकर कहा, उन्हें भरकर भेज दो और तैयारी शुरू कर दो। कैसी तैयारी? विनीता ने पूछा। मेडिकल का इम्तिहान सख्त होता है, बिना तैयारी कोई पास नहीं हो सकता, उन्होंने कहा और कमरे से बाहर जाने लगे। पर मैं डॉक्टर नहीं बनूंगी, विनीता ने कहा। पर माँ बाहर जा चुकी थी, सुन नहीं पाई। अपनी बात दोहराने उसको उनके पीछे बाहर बरामदे में आना पड़ा, जहां पापा पौधों को पानी दे रहे थे। मैं मेडिकल में नहीं बैठूंगी, उसने करीब करीब चिल्लाकर कहा। क्या? माँ मुड़ी। क्या कह रही हो? मैं जल्दी में हूँ। मुझे डॉक्टर नहीं बनना, इसलिए मेडिकल में नहीं बैठूंगी, वह जोर से चिल्लाई। माँ ठिठक गई। डॉक्टर नहीं बनना तो फिर क्या करोगी? शादी। शादी? माँ हंस पड़ी। डॉक्टर शादी नहीं करते क्या? क्यों विदूषक, बेटी को क्या सिखला दिया? हम शादीशुदा नहीं हैं, अब संभालो इसे, मुझे देर हो रही है। माँ के हंसने पर भी पापा नहीं हंसे। इस अनहोनी ने विनीता को बेसब्र बना दिया। उस तरह नहीं, मैं अच्छी पत्नी बनना चाहती हूँ, उसने तल्खी से कहा। हठात माँ की हंसी गायब हो गई। उनके चेहरे पर एक आहत भाव उभर आया जो विनीता ने पहले कभी नहीं देखा था। वे कुछ बोली नहीं, एक बार उसकी तरफ देखकर सिर यूं झुका दिया जैसे शर्मिंदा हो। नाराज हुए पापा, माँ नहीं। मतलब क्या है तुम्हारा? टपट कर उन्होंने कहा। डॉक्टर अच्छी पत्नी नहीं होती। तुम्हारी माँ अच्छी पत्नी नहीं है। विनीता 2 कदम पीछे हट गई। इससे पहले उसने पापा को कभी गुस्सा होते नहीं देखा था। उसकी आंखें डबडबा आईं। आप ही ने कहा था जो चाहो सो करना। ठीक है, वे सही है तुम, पर क्या करना चाहती हो तुम? मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहती। तो यह कहो ना, उलट सुलट क्यों बोल रही हो? उसे कहने दो। माँ की आवाज़ धीमी पर दृढ़ थी। तुम्हारे ख्याल से डॉक्टर अच्छी पत्नी नहीं बन सकती है ना? वह चुप रही। कोई डॉक्टर या सिर्फ मैं? लेखा। पहली बार विनीता ने पापा को दोस्त के अलावा माँ को कुछ पुकारते सुना। तुम बीच में मत आओ, बोलो विनीता, और क्या सोचती हो तुम? तब तक विनीता ने अपने विस्मय और डर पर काबू पा लिया था। मैं शादी करके घर बार चलाना चाहती हूँ, अच्छी पत्नी और माँ बनना चाहती हूँ। इसमें इतना अजीब क्या है जो आप लोग इस तरह जिरह कर रहे हैं? उसने कहा। तुमने लड़का देख लिया? माँ ने अचरज से कहा। पर तुम तो कुल 17 वर्ष की हो। अभी नहीं देखा, बीए खत्म होने तक देख लूंगी। बीए करोगी? जी हाँ, मैं सिर्फ इसलिए डॉक्टर नहीं बन सकती क्योंकि आप चाहती हैं। आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि मैं क्या चाहती हूँ, क्या पढ़ती हूँ, क्या करती हूँ? जिंदगी में मेरी भी ख्वाहिशें क्या हैं? माँ कुछ देर तक उसकी तरफ ताकती रही, फिर बुदबुद करके बोली, तुमने पहले कभी कुछ नहीं कहा? तुमसे कहा था? वे पापा से मुखातिब हैं। हाँ। तुमने मुझसे नहीं कहा? मैं तुम दोनों से हमेशा कहता रहा कि अभी से कुछ मत तय करो। समय आने पर विनीता चाहे तो। वे चुप हो गए। ओह, गलती मेरी थी। ठीक है विनीता, जो चाहे करो। थके हारे भाव से गाड़ी का दरवाजा खोल वे भीतर बैठ गई। पापा फिर गुस्से में आ गए। इतना याद रखना, आदर्श पत्नी और माँ बनने का डॉक्टर होने ना होने से कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हारी माँ से अच्छी पत्नी की मुझे कभी चाह नहीं थी, समझी? हाँ, पर इससे अच्छी माँ तुम्हें भी मिल सकती थी और ना तुम बन पाओगी।
अगर मेरा डॉक्टर बनना आपके लिए इतना जरूरी है तो आप हमेशा यह क्यों कहते कि मैं जो चाहूं सो करूं? अब भी कह रहा हूं, जो चाहे सो करो, पर जो तुम चाहो वह नहीं। जो दूसरे कहते हैं तुम्हें चाहना चाहिए, वह नहीं जो तुम अपने पर थोप रही हो। लो पौधों को पानी दो। स्कूल बस तो निकल गई। पानी का पाइप उसे पकड़ाकर उन्होंने बहस खत्म कर दी और अपने क्लिनिक चले गए। विनीता ने बीए कर लिया, फिर विवाह भी हो गया। पति का नाम था अमित गोयल। वह सेंट्रल बैंक में मैनेजर था और बैंक के खाते की तरह चाक चौबंद। उसके रोज नामचे में सब कुछ तयशुदा था। ना वह कभी सुबह जल्दी घर से भागता था, ना देर करके लौटता था, ना खामखा हंसता था, ना जमीन छोड़ हवा में उड़ता था। वह रोज सुबह 7 बजे उठता, चाय के साथ अखबार देखता, नहाकर नाश्ता करता, 9 बजे दोपहर का भोजन साथ ले मोटरसाइकिल पर बैंक रवाना हो जाता। 5 का गजर बजते ही वह फाइलें समेटकर कमरे में ताला मारता और घर लौट आता। 6 बजे हाथ मुंह धोकर चाय के साथ पत्नी के हाथ का बना कोई सुस्वादु नमकीन खाता, फिर टीवी देखता और 10:30 बजे सो जाता। शनिवार को शाम किसी दोस्त के यहाँ सपत्नीक खाना खाने जाता या कभी किसी कामयाब परिचित को सपत्नीक अपने यहाँ खाने के लिए बुलाता था। रविवार को स्पेशल नाश्ता खाने से पहले तैरने जाता था, फिर दिन भर टीवी देखने में पत्नी को साथ रखता था। उस दिन विनीता सुबह सुबह पूरे दिन का खाना बनाकर रख देती थी। महीने में एक बार विनीता के साथ पिक्चर, नाटक या कोई और उत्सव देखने जाता था। एक बार विनीता के माँ बाप से मिलने, जहाँ ज्यादातर केवल बाप से ही मुलाकात होती थी, और 2 बार अपने माँ बाप से, जहाँ पूरा परिवार जुटा रहता था। खाना एकदम दावती होता था और उसके दौरान विनीता और सास में पाक का शास्त्र चलता रहता था। शादी के बाद विनीता जब बैंक के लॉकर में अपना जेवर रखने गई तो उसे यह सोचकर बहुत सुकून मिला कि उसका पति ठीक उस लॉकर की तरह है, भरोसेमंद और अपनी हदों में चकबंद। 5 साल के अंदर अमित का तबादला बैंक की प्रमुख शाखा में हो गया। मोटरसाइकिल की बजाय मोटर गाड़ी आ गई और विनीता 2 बच्चों की घी खाई मां बन गई। चर्बी दोनों के बदन में 1 अनुपात में चढ़ी। 5 साल पहले की तरह वे एक दूसरे के लिए बने लगते रहे। इस बीच विनीता कई बार लॉकर खोल चुकी थी। हर बार उसे वही एहसास होता कि उसका पति ठीक उसकी तरह काबिले एतबार था। फिर जेवर अदल बदल कर लॉकर बंद करते हुए उसके मुंह से लंबी सांस क्यों निकल जाती थी वह नहीं जानती थी। जानती थी तो वह सिर्फ इतना कि घर पहुंचने पर उसे सब कुछ ठीक वैसा ही मिलेगा जैसा वह छोड़कर आई थी। अगर कभी उसके मन में ख्वाहिश उठाती कि वह घर लौटने के बजाय पापा के पास चली जाए और बेमतलब ठाके लगाए, तो वह उसे अपने और अमित के अयोग्य ठहराकर उस दिन का इंतजार करती थी जब उनका वहां जाना तय था, या उस दिन का जब माया और अजय का डॉक्टरी मुआयना कराने की दरकार होगी। आखिर उसके पिता बाल विशेषज्ञ थे और वह बच्चों की सेहत के प्रति सजग माँ थी। बच्चों के बहाने पापा से मिलना बराबर होता रहा। अजीब थे पापा भी। कभी जो किसी चीज की गंभीरता से लिया हो, बस बच्चों को लतीफे सुनाना, बात बेबात हंसना। अमित भी एक लतीफा था उनके लिए। जरा चर्बी की अचड़ी बदन पर पापा जब उससे मिलते विनीता के कान में फुसफुसाते, रहने दो, माँ के पास वैसे भी कम मरीज नहीं है, क्रेडिट कम करो इसके खाते में और अपने में भी। कुछ दिन विनीता टालती रही, फिर सुबह की सैर अपनी दिनचर्या में शामिल कर ली। एक बार शुरू हुई तो अमित बिना नागा सैर को जाने लगा। विनीता कभी जा पाती कभी नहीं। आदर्श माँ कहती माया को स्कूल भेजो, अजय को अपने हाथ से दूध पिलाओ। आदर्श पत्नी कहती पति के साथ चर्बी घटाने जाओ। कभी पत्नी जीतती कभी माँ। और अमित था कि नियमित सैर के बावजूद वजन जरा ना घटा पा रहा था। और मुश्किल यह थी कि विनीता जितनी बढ़िया माँ और पत्नी थी उतनी ही उम्दा बावर्चन भी थी। पाक कला उसने बाकायदा कुकिंग स्कूल में सीखी थी। पत्र पत्रिकाओं से निरंतर अपने ज्ञान में वृद्धि भी की थी। रही सही कसर सास ने पूरी कर दी थी। क्या उसकी डॉक्टर माँ ने स्वाध्याय क्या होगा जो विनीता ने किया था? इतनी तैयारी के बाद जो खाना वह बनाती थी फेंका तो जा नहीं सकता था, इसलिए अमित रोज सुबह घूमता था, दिन भर खाता था और रात में खर्राटे भरता तौंद हिलाता था। ऐसा नहीं था कि विनीता उसकी सेहत के प्रति उदासीन थी। पापा के कहने पर उसने चर्बी घटाने में मुफीद खाना भी बनाना शुरू कर दिया। पर आदर्श माँ और पत्नी की रस्साकशी फिर शुरू हो गई। बढ़ती वय के बच्चों को पौष्टिक आहार देना जरूरी था, इसलिए खाली वक्त में
जिसके पास कमी नहीं थी उसके पास वह दूसरी तरह का खाना भी बना डालती थी। तब अजय भी स्कूल जाने लगा था और आदर्श माँ की भूमिका अदा करने में उसका ज्यादा वक्त नहीं लगता था। पर खाने के मामले में होता यह था कि अमित और वह चर्बी घटाने वाले खाने के साथ चर्बी चढ़ाने वाला भोजन भी कर जाया करते थे। जुबान का स्वाद कई शय है। आखिर पति खुश होकर लजीज खाने की तारीफ करे तो कौन पत्नी खुद उसे चखने और पति को और देने से रोक सकती है। कम से कम वह तो नहीं जो महीने में 4 बम्बईया फिल्में टीवी पर और एक सिनेमा घर में देखती हूँ। पापा को अच्छा लतीफा मिला। अमित के दूसरे तीसरे संस्करण निकलते रहे। विनीता को वह लॉकर के बजाय पूरे बैंक की याद दिलाने लगा। अपनी सुरक्षित और योजनाबद्ध जिंदगी पर भरसक संतुष्ट होती वह पापा के पास पहुंचती और उनकी नई असिस्टेंट डॉक्टर को देखकर जल भुन जाती। पापा के पास असिस्टेंट का होना जरूरी था, पर उसका औरत होना तो लाजमी नहीं था। वह भी जवान, पतली और 2 तंदुरुस्त, चपल और मेधावी बच्चों की माँ। उसके बच्चे विनीता के बच्चों के साथ एक ही स्कूल में पढ़ते थे और हमेशा उनसे ज्यादा अंकों से पास होते थे। पापा जब उसे मोटापा घटाने के नुस्खे बतलाते तो वह मंद मंद मुस्कुराकर उसका अनुमोदन करती थी। और कहना ना होगा कि उसका पति एकदम दुबला पतला था, खाने को नहीं मिलता होगा बेचारे को, पर बेचारा टेनिस और स्क्वाश का बढ़िया खिलाड़ी था। दिल्ली का चैंपियन, कुछ तो खाता ही होगा। विनीता ने पाया कि वह जब तब ठंडी आहें भरने लगी है। कभी पापा के क्लिनिक में, कभी अमित के तोंदुल खराटे सुनते हुए और कभी अन्य आदर्श गृहिणियों की मंडलियों में खामा खा। घर के कोने बार बार चमकाते या रसोई घर में तांबे जड़ित स्टील के नए बर्तन सजाते उसके हाथ रुक जाते और बिना बुलाए मेहमान की तरह माँ का थका गर्व से चमकता चेहरा आंखों के सामने हाजिर होता। उस दिन बच्चों के स्कूल से लौटने पर उन्हें इतना जमकर पढ़ाती कि होमवर्क खत्म होने पर भी पढ़ते रहने की बोरियत को कम करने वे आपस में लड़ पड़ते। नौबत मारा मारी तक पहुंच जाती। उनके मुंह से बास्टर्ड और बीच जैसी गालियां सुनकर वह अचरज करती कि कैसे उनकी उम्र तक तो वह लेडी डॉक्टर को गाली समझती रही और माँ के डर से शब्द मुंह पर नहीं ला पाई थी। पर उसे अपने आदर्श माँ होने पर अब शक होने लगता। उसकी आहें कुछ और ठंडी और लंबी हो जाती। फिर 3-4 घटनाएं जल्दी जल्दी घटी। दोपहर के खाने पर विनीता ने 12 वर्षीय माया को खाने के साथ कॉमिक पढ़ने पर टोका तो उसने तड़प कर कहा, अरे तुम हर वक्त घर पर क्यों बैठी रहती हो, कोई जॉब क्यों नहीं करती? मेरी सब सहेलियों की मम्मी काम करती हैं। और वापस कॉमिक पढ़ने में ताल्लीन हो गई। शाम को अजय बाहर जाने लगा तो आदतन विनीता के मुंह से निकल गया, पूरी बाहों का स्वेटर पहनकर जाओ। उसने क्रिकेट का बल्ला जमीन पर पटकते हुए हिकारत के साथ कहा। ओफो, तुम कुछ जानती भी हो? रवि की मम्मी डॉक्टर हैं, वे कहती हैं खेलते समय भारी ऊनी कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अमित ने बैंक से लौटकर बतलाया कि उसके पास की असिस्टेंट का पति उसके ऑफिसर्स क्लब में स्क्वाश सिखलाने आता है, हफ्ते में 2 दिन। अरे सब उसके शरीर के गठन देखकर रश करते हैं, कहते हैं मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहिए। तुम उसकी बीवी से संतुलित खुराक के बारे में पूछो ना, पता नहीं क्या खिलाती है उसे। अरे वह क्या खिलाएगी, उसे डॉक्टरी से छुट्टी मिली तब ना, खुद बनाता होगा। कुछ देर अमित इस शकील तमकीने को पचाता चुप बैठ रहा। फिर भी तुम पूछकर तो देखो। अगले 2 सप्ताह विनीता जानबूझकर पापा से मिलने नहीं गई। फिर माया को खांसी जुकाम हो गया। उस मामूली मौसमी गड़बड़ी के लिए उसने दवा खाने जाने से साफ इनकार कर दिया। लिहाजा उसके स्कूल जाने पर विनीता को अकेले पापा के पास क्लिनिक जाना पड़ा। उनके कमरे में घुसी तो भौचक रह गई। डॉक्टर की कुर्सी पर असिस्टेंट डटी हुई थी। पापा माँ का हाथ पकड़े सोफे पर बैठे थे और दोनों मजे लेकर हंस रहे थे। ना रविवार था ना शनिवार। आओ विनीता, माँ ने हंसना बंद करके कहा। अरे आप यहाँ क्या कर रही हैं? उसने कहा। क्यों, यह तो मेरा घर है। पर इस वक्त सुबह 10 बजे अस्पताल नहीं गई? अरे मैं रिटायर हो गई। रिटायर? और माँ? तो वे भी उसकी तरह घर पर रहा करेंगी। पर माँ तो कुछ और कह रही थी। हफ्ते में मुश्किल से 6-7 घंटे मेडिकल कॉलेज में पढ़ाना होगा, बस। तब तक विनीता संभल चुकी थी। बाकी वक्त प्राइवेट प्रैक्टिस, उसने कहा। कंसल्टेंसी, पापा ने कहा। इज्जत से बात करो। इसी क्लिनिक में प्रैक्टिस करेंगी? विनीता ने उन पर ध्यान नहीं दिया। नहीं भाई,
विदूषक मजाक नहीं कर रहे हैं। प्रैक्टिस करने के लिए मुझे अस्पताल का तामझाम चाहिए। हाँ, कंसल्टेंसी ऑफिस यहाँ जरूर रहेगा। कोई बुलाएगा तो कंसल्टेंट की हैसियत से ऑपरेशन में मदद करने चली जाऊंगी। कोई बुलाएगा? पापा बोले। रोज 10 बुलावे ना आए तो कहना है अपॉइंटमेंट नोट करने के लिए ही तो 2 सेक्रेटरी रखने पड़ेंगे दोस्त। उसके लिए आपको डॉक्टर चाहिए होंगे, विनीता ने हताश भाव से कहा। नहीं, मैं डॉक्टरों का क्या करूंगी, उनका जिम्मा अस्पताल वाले लेंगे। यहाँ भी मुझे 1-2 रिसेप्शनिस्ट तो चाहिए होंगे। विनीता जाकर सोफे के हत्थे पर बैठ गई। माँ से एकदम सटकर व्यग्र स्वर में उसने कहा, माँ आप मुझे रिसेप्शनिस्ट रख लीजिए सुबह की शिफ्ट के लिए। मैं अमित को कैसे भी मना लूंगी, प्लीज। तुम? माँ तैयारी के साथ कुछ कहने जा ही रही थी कि पापा बीच में आ गए। एक शर्त पर, उन्होंने कहा, तुम खाना यहीं खाओगी और खुद कुछ नहीं बनाओगी। विदूषक, माँ ने टोका पर विनीता हंस दी। ठीक है, उसने कहा, मैं आज ही अमित से बात करूंगी। शाम को उनके घर रहते असंभव है, पर सुबह के लिए मैं किसी भी तरह उन्हें राजी कर लूंगी। उस शाम विनीता ने खाने की एक एक चीज अमित की पसंद की बनाई। मेथी, उड़द की दाल, मखनी मुर्ग, पुदीने का पराठा, लाल मूली, कद्दू का रायता और गाजर का हलवा। पूरा दिन लग गया। हमारे खाने की तो यह खासियत है, जिस चीज को बनाने में जितनी ज्यादा देर लगे वह उतनी ही जायकेदार मानी जाती है। खाना बनाने के साथ वह अपने संवादों का भी अभ्यास करती रही। उसने तय किया कि असल बात वह गाजर के हलवे के साथ परोसेगी। तब तक अमित तृप्ति से उनिंदा हो चुका होगा। गाजर के हलवे की तरावट के साथ कुछ कड़ियल लुकमे भी गले के नीचे फिसल कर जा सकेंगे तो हलवे के 2 निवालों के बीच वह कहेगी, तुम्हारी और बच्चों की देखभाल में कोई कमी नहीं होगी। मैं दोपहर का खाना बना कर जाऊंगी और लौट कर घर का बाकी काम निपटा लूंगी। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा मैं कब गई कब आई। माँ और पापा दोनों बूढ़े हो गए हैं। मैं उनकी अकेली औलाद हूँ और मेरी जरूरत है, वरना मैं तो ऐसे ही खुश हूँ। मेरे जीवन का एक ही मकसद है, तुम्हारी सेवा। और जो माया बोल उठी, शिट, तो ऐसा करे खा पी कर बिस्तर पर जाने पर कहें। नहीं नहीं वह नहीं। अमित लेटते ही तो नाक बजाने लगता है या फिर ऊंची ऊंची डकारे मारता है, पाचन बटी तलाशता रहता है। गाजर के हलवे का विकल्प नहीं है। अपना डायलॉग कुछ कम फिल्मी कर लेगी और माया हंसी तो एक तमाचा जड़ देगी उसके मुंह पर। आज सच। खाने की मेज पर विनीता ने खूब लाड़ मनोहार के साथ प्लेटों में हर चीज अपने हाथ से परोसी, पर रंग कुछ जमा नहीं। जाने क्यों अमित आधा हुआ पड़ा था। हर पदार्थ को आंखों से लेते रहकर भी लेते समय आधा कह जाता था। 2 परांठों के बजाय आधा आधा करके 4 बार लिया। प्लेट में परोसे मखनी मुर्ग में से आधा माया की प्लेट में खिसका दिया। उड़द तो साफ इनकार कर गए। रायता ज्यादा मिकदार में खाया, पर नजर आधी उड़द और आधी मुर्ग पर टिकी रही। आखिर उड़द की आधी करछुन प्लेट में डाल ही दी, पर घी कटोरी से घी नहीं उड़ेला। अरे इतना कम क्यों खा रहे हो, ठीक नहीं बना क्या? विनीता ने पूछा तो माया ने माथे पर हाथ मारकर कहा, और नॉट अगेन, और मेज छोड़कर गई। चलो पीछा छूटा। विनीता ने नए उत्साह के साथ गाजर का हलवा प्लेटों में परोसना शुरू किया। अब जो कहना है बेहिचक कह पाएगी। हलवे की प्लेट अमित के सामने रखने झुकी तो वह बोल पड़ा, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहो, उसने हल्के स्वर में कहा। कल मैं तुम्हारी माँ के पास गया था। मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर भी। उन्होंने परहेज से खाने को कहा है। घबरा कर विनीता ने हलवे की प्लेट उसके सामने से उठा ली। आधा कर दो, अमित ने कहा। उसने आधे से भी आधा कर दिया। मैं रोज शाम को क्लब में स्क्वाश खेलना चाहता हूँ, अमित कहता रहा। मेरी सेहत के लिए जरूरी है और तुम्हें अकेले न रहना पड़े, इसलिए सोचता हूँ कि तुम पापा के क्लिनिक में रिसेप्शनिस्ट का काम ले लो। शाम को भी, उसने घुटी आवाज में कहा। तब तक हलवे का कौर अमित के मुंह में पहुंच चुका था। वह परमानंद की स्थिति में था। निगल चुकने पर आगे बोल पाया। वे तैयार है, मैं बात कर चुका हूँ। कब? कल ही। हलवे के दूसरे लुकमे के साथ वह गुनगुनाया और दोबारा परोसने के लिए प्लेट उसके आगे कर दी। नहीं पापा, अजय ने कहा। क्या तुम नहीं चाहते मैं काम करूं? विनीता ने उबर कर पूछा। मैं हलवे के लिए कह रहा हूँ, पापा को और मत दो, खींचकर उसने कहा। बस 1 चम्मच, अमित ने कहा। आधा, अजय ने कहा। विनीता ने पूरा चम्मच प्लेट में डाल दिया। दोबारा पता नहीं कब बनी। तीसरा और आखिरी कौर रसिक की तरह देर तक चुभाते हुए अमित ने पूछा, तो तुम क्या कहती हो? विनीता का जवाब तो तैयार था। जैसी आपकी इच्छा, उसने आदर्श पत्नी की तरह कहा।